हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहता परिवार में डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते ही मदन मेहता ने अवनी की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, शायद यह हमारा आखिरी डिनर होगा एक साथ। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें इतनी जल्दी अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। उसकी आवाज़ में रिग्रेट साफ झलक रहा था। तब अचानक उसे अपने 3 महीने पहले वाला एक्सीडेंट याद आया। उसे अर्जेंटली ब्लड की ज़रूरत थी और जब अवनी का खून लेने के बारे में सोचा गया तब डॉक्टर को यह पता चला कि उन दोनों का कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। इस न्यूज़ ने पूरी फैमिली को शॉक कर दिया। उस एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद मदन मेहता ने अपनी असली बेटी जीविका मेहता को काफ़ी मेहनत से खुद ढूंढा और अवनी, जो उनकी बेटी है ही नहीं, के बारे में उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट कर दी ताकि उसके बर्थ पेरेंट्स को ढूंढा जा सके। कल किसी ने उन्हें कॉल करके बताया कि वह अवनी की असली माँ है और आज उसे वापस लेकर जाएगी। मैंने सैफ से कहकर तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, मदन ने कहा। फिर और बोला, खाना खाओ, आज तुम अपनी असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जा रही हो। किसे पता कि उनकी सिचुएशन कैसी होगी। कल के कॉल से मदन को पता चला कि अनामिका के असली पेरेंट्स अभी कोई काम नहीं करते हैं और एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां के लोगों को अच्छा नहीं माना जाता और जहां देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं। अगर वह वहां गई तो उसे इतना डिलीशियस खाना कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अवनी बिना किसी इमोशंस के वहां बैठी हुई थी। उसकी आंखें साफ थी और वह सबके इमोशंस समझ रही थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखते हुए कहा, मेरा हो गया। इतना कहकर वह खड़ी हुई और वहां से चली गई, जैसे उसे इस घर से कोई अटैचमेंट हो ही ना। मदन की वाइफ मीना, जो वहां बैठी हुई थी, उसकी बातें सुनते ही शिकायत करने लगी, उसे बिगाड़ना बंद करो। उसने तो तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिसिएट भी नहीं किया। एक बार वह अपने रियल पेरेंट्स के पास चली जाए तब उसे पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और हम उसे यहाँ कितने अच्छे से रखते थे। मॉम, इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहन भी वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है। इस बार जीविका बोली, जो 1 महीने पहले मेहता परिवार में वापस आई थी। कल उसने अपने पेरेंट्स की पूरी बात सुनी और तब जाकर उसे पता चला कि अवनी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत गरीब हैं। उनके पास कोई जॉब नहीं है। उनके घर पर 5 बेटे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। यहाँ तक कि उनकी एक बूढ़ी दादी भी है जो बीमार है और उन्हें देख रेख की ज़रूरत है। वह लोग काफ़ी बुरी हालत में है। वह खुद को काफ़ी लकी महसूस कर रही थी कि वह एक अमीर परिवार में लौटी है और उसने खड़े होते हुए कहा, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। डाइनिंग टेबल पर मदन ने मीना की तरफ देखा और कहा, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अवनी भी हमारी ही बेटी है। मीना ने मुंह बनाकर कहा, जब भी मैं सोचती हूँ कि यह लड़की जिसका हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, उसे हम लोग इतने सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार करते आए और उसका ध्यान रखा है, जबकि हमारा अपना खून, हमारी प्यारी जीविका यूं ही बाहर की दुनिया में भटकती रही, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अवनी लिविंग रूम में पहुंची। वहां पर रखा हुआ उसने अपना बैकपैक उठाया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी जीविका ने उसके पीछे आते हुए कहा, अवनी, समर्थ के साथ मेरी सगाई नवंबर में ही है, तुम आओगी ना? उसकी आंखें बहुत साफ थी मगर उसकी आवाज़ में एक अलग ही एरोगेंस और प्राइड नज़र आ रहा था। सबको पता था कि मेहता परिवार और मल्होत्रा परिवार के बच्चों की शादी है। अगर मदन ने अपनी असली बेटी जीविका को नहीं ढूंढा होता तो अवनी की सगाई समर्थ से हो रही होती। समर्थ बहुत अच्छा है, वह हमेशा मुझसे अच्छे से बिहेव करता है, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा नहीं होता तो तुम्हारी ही सगाई उससे हो रही होती, है ना बहन? इसके लिए तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? अनामिका ने ठंडे स्वर में कहा। थैंक्स टू यू, उस यूजलेस इंसान को वह मिल गया जिसे वह बिलोंग करता है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा?
जीविका ने कहा। मैं वैसे ही प्लान कर चुकी थी कि मैं उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे छोड़ते ही कोई आ जाएगा उसे कचरा उठाने के लिए, अवनी ने कहा। तुम्हें तो मैं, जीविका अपना गुस्सा खोने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने किसी को उसकी तरफ आते हुए देखा, वह एक डरे हुए मासूम खरगोश की तरह बन गई और लाल आंखों से अवनी को देखने लगी। ठीक उसी वक्त मीना लिविंग रूम में आई और यह सीन देखते ही उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अवनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग खराब हो गया है, अवनी ने हंसते हुए कहा। मुझे तो लगा था कि जिसका दिमाग खराब हुआ है वह आप हैं, और न सिर्फ आपका दिमाग खराब है बल्कि आप अंधी भी हैं। आपको शायद हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। अवनी ने मन ही मन सोचा, टू फेस लड़की के साथ 1 महीने से रह रही हैं और फिर भी उसके असली रंग नहीं दिखाई दिए। सच में आपकी आंखें खराब हो गई हैं। तुम, मीना गुस्से में कांप रही थी। अवनी, मैं अपना फेवरेट नेकलेस जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था तुम्हें देना चाहती थी। आफ्टर ऑल हम बहनें हैं। अब जब हम अलग हो रहे हैं तो किसे पता कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या फिर नहीं। जीविका ने पुरानी बातें भूलने का नाटक किया और आगे दौड़कर अवनी को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसका हाथ अवनी के बैकपैक पर लग गया और अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक रूबी नेकलेस अवनी के बैकपैक से गिरा। सबने क्या देखा? किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जीविका ने अपना मुंह कवर करके हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रूबी नेकलेस मैं अपनी बहन को देना चाहती थी वह ऑलरेडी तुम्हारे बैकपैक में क्या कर रहा है? यह देखकर अवनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे यह नाटक करने के साथ साथ एक थीफ होने का दाग भी लगाना चाहती थी। जीविका का नेकलेस तुम्हारे बैग में कहाँ से आया? मीना को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और अगले ही सेकंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदन, आइए यहाँ पर देखिए। यहाँ से जाने वाली है लेकिन उसने जीविका का नेकलेस चुरा लिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतने सालों तक हमने जिस बेटी को बड़ा किया वह एक थीफ है। मदन दौड़ते हुए वहाँ आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, जीविका ने जल्दी से सब कुछ शॉर्ट आउट करने का नाटक करते हुए कहा। वैसे भी मैं यह नेकलेस अपनी बहन को ही देने वाली थी। क्या फ़र्क पड़ता है मैंने पर्सनली दिया या फिर उसने अपने आप ले लिया? एक ही बात है। एक ही बात कैसे हुई? उसने तुम्हारा नेकलेस तुम्हारी परमिशन के बिना ले लिया। इसे चोरी कहते हैं। मीना बहुत गुस्से में थी। अवनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आसपास की नौकरानियां भी बोलने लगी। मिस, आप बहुत बड़े दिल की हैं। यह नेकलेस लाखों का है और इसे स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन करवाया गया है। आपके पेरेंट्स ने एक पर्सनल डिज़ाइनर से इसे बनवाया है। यह पूरी दुनिया में एक ही है, यहाँ तक कि इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है। और यह तो आपका फेवरेट है। उसने तो लगभग चुरा ही लिया था। आप तो उसे ब्लेम भी नहीं कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर जीविका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। यही तो वह चाहती थी, लेकिन उसने समझदार होने का नाटक करते हुए कहा, उसे वह नेकलेस मुझसे ज़्यादा चाहिए। आसपास के लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे और उसकी और अवनी को कंपेयर करने लगे। उन सब को यही लग रहा था कि जीविका हर मामले में अवनी से बेहतर है, बस अवनी के चेहरे को छोड़कर। जीविका अवनी से थोड़ी ज़्यादा लंबी और सुंदर थी, वरना वह अवनी को नहीं हरा सकती। मीना ने जीविका के हाथ से वह नेकलेस लिया और बोली, तुम बहुत भोली हो मेरी बच्ची। जैसे ही वह अपनी फैमिली के पास वापस जाएगी, वे लोग बहुत गरीब हैं, वे सब कुछ उसके पैसे ले लेंगे। अगर तुम ऐसे 10 नेकलेस उसे दोगी तो वह फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। इतना कहकर मीना ने घूर कर अवनी को देखा और बोली, हमने तुम्हें बड़ा करने में अपना बेस्ट दिया है। यह नेकलेस जीविका के लिए गिफ्ट है। इसे छीनने के बारे में सोचना भी मत। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उससे पहले ही निकल जाओ यहाँ से। मॉम, जीविका ने बीच में कहा, अवनी के पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है और उसके 5 भाई हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और एक बूढ़ी दादी माँ जिनका ध्यान रखना है। इस नेकलेस को बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे।
उसे मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। उसकी दरियादिली देखकर सारी नौकरानियाँ इमोशनल हो गईं। वह किस तरह की अच्छी और दयालु लड़की है। मॉम, जब आपने यह नेकलेस मुझे दे दिया है तो मुझे पूरा हक है यह डिसाइड करने का कि मुझे इसके साथ क्या करना है। जीविका ने मीना के हाथ से नेकलेस लिया और अवनी के सामने रखा जैसे वह कोई खजाना हो। अवनी, इसे ले लो। मैं तुम्हें चोरी करने के लिए ब्लेम नहीं करूंगी। वैसे भी यह तुम्हारा ही था। अवनी ने अपनी नज़र उठाकर सामने खड़ी 2 चेहरे वाली लड़की को देखा। वह काफ़ी ध्यान से जीविका को देख रही थी, जो काफ़ी बेवकूफ़ थी। इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। क्या उसे फंसाने के लिए उसके पास कोई और बेहतर और स्मार्ट आइडिया नहीं था? बहन, मैं मोम को पकड़े रखती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अवनी हल्के से मुस्कुराई। उसकी गहरी आंखें सब कुछ देख रही थी। जीविका को हमेशा अवनी की इस डेविल स्माइल से डर लगता था। अवनी का एटीट्यूड ऐसा था जैसे वह सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। उसके एटीट्यूड की वजह से ही कई लोग अवनी से डर जाते थे और थोड़े गिल्टी भी। अवनी ने वह नेकलेस लिया और हल्के से मुस्कुराई। इतना चीप रूबी नेकलेस! उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की सस्ती दुकान से लिया गया है। यह सिर्फ कुछ लाख रुपए उसकी नज़रों में वर्थलेस था। जैसे ही सबको लगा कि अवनी वह नेकलेस ले लेगी, अगले सेकंड अवनी ने बगल में पड़े हुए कचरे के डब्बे में डायरेक्ट उस नेकलेस को फेंक दिया। उसका एक्शन इतने फास्ट और स्विफ्ट था कि उसके एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। सब लोग हैरान हो गए। थोड़ी देर शौक रहने के बाद मीना चिल्लाई, अवनी, तुम कर क्या रही हो? यह तुम्हारी बहन का सबसे महंगा नेकलेस था। उसने तुम्हें दिया और तुमने इसी तरह फेंक दिया। क्या जीविका ने मुझे नेकलेस दिया तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ? यही तो आपकी प्यारी मासूम बेटी ने अभी कहा। अवनी ने एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ कहा। आप लोगों ने इतने साल में कुछ भी किया है वह अपने साथ में नहीं लेकर जा रही हूँ। वह अपने साथ इस तरह के सस्ते नेकलेस क्यों लेकर जाना चाहिए? जो भी मैंने कपड़े पहने हैं और जो भी मेरे बैकपैक में सामान है वह मैंने खुद खरीदा है। अवनी की बातें सुनकर एक मेड उसे इग्नोर करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुमने कहा कि यह सामान तुमने खुद खरीदा है? कितनी हंसी वाली बात है। तुम्हारे पैसे वही हैं ना जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर देते थे। क्या मुझे एक मेड को बताना होगा कि मैं वे पैसे कहाँ से कमाती थी? तुम मेड हो जिसे इस फैमिली ने हायर किया है, तो अपना काम करो। वह मेड बहुत गुस्से में थी मगर कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है फिर, मदन ने गहरी सांस छोड़ी और स्थिति को शांत करते हुए कहा, अवनी, टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर मेहता। अवनी ने इस बार उसे मिस्टर मेहता कहा। ऑब्वियसली वह मेहता फैमिली से दूरी बनाना चाहती थी। सर, क्या हमने इसके जाने से पहले इसका बैग नहीं चेक करना चाहिए? हो सकता है यह कुछ महंगी चीज़ चुरा कर ले जा रही हो। वह बकबक करने वाली मेड अभी भी चुप नहीं बैठी और उसने मदन से कहा। छोड़ दो, मदन ने कहा। आखिरकार वह काफ़ी अमीर था और अगर अवनी कुछ महंगा उठाकर भी ले जाती है तो वह यह बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था। बैग चेक करना इतना नीचा काम था कि वह यह बात नहीं करना चाहता था। अवनी जब फ्रंट डोर के पास पहुंची अपने बैग के साथ, उसे सामने एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस खड़ी दिखाई दी। यह मामूली रोल्स रॉयस से थोड़ी अलग थी। ना सिर्फ उस पर डेंट्स थे बल्कि उसकी विंडशील्ड भी हल्की टूटी हुई थी। ड्राइवर उस गाड़ी से थोड़ा ऑकवर्डली बाहर आया। उसका ग्लास भी हल्का टूटा हुआ था। जैसे ही उसने अवनी को दरवाजे के सामने देखा वह एक पल के लिए जम गया। उनके सामने खड़ी लड़की की सुंदर आईब्रोज, ब्राइट आइज, लंबी नोज एक चलती फिरती परी थी। बिल्कुल उनकी मैडम की तरह जो यंग एज में ऐसे ही दिखती थी, लेकिन यह लड़की उनकी मैडम से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव थी। मिस, आई एम सॉरी, उस ड्राइवर ने जल्दी से अवनी के पास पहुंचकर माफ़ी मांगते हुए कहा। जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ट्रक से हो गया। टाइम पर डोज न करने की वजह से यह गाड़ी की हालत हो गई है। मुझे डर था कि आपको ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा, पर आप नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए मैं घर जाकर गाड़ी बदल कर नहीं आया। लेकिन मैंने चेक किया है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है।
बस उसके ऊपर से ही बुरी दिख रही है। उस ड्राइवर की बातों से काफ़ी कुछ रिवील हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स अफवाह के अनुसार गरीब न हो? वह लोग एक कार अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वह गलती नहीं कर रही है तो यह कार एक कस्टम मेड रोल्स रॉयस है जो दुनिया में अपनी तरह की एक ही है और इसकी कीमत मिलियन सब डॉलर में है। अवनी ने मुस्कुराकर पूछा, आपने मुझे मिस कहा? आप फैमिली की इकलौती बेटी हैं। आपके 5 बड़े भाई हैं। ड्राइवर ने इतना कहा, फिर जल्दी से आगे बोला, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं महेश हूँ, आपकी फैमिली का ड्राइवर। तो उसकी फैमिली ने उसे लेने के लिए एक ड्राइवर को भी भेजा है। इसका मतलब है जितना मेहता परिवार ने उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में बोला, उनके पेरेंट्स भिखारी नहीं है। मिस, आपका लगेज कहाँ है? जब महेश ने अवनी के कंधे पर सिर्फ एक बैकपैक देखा तो उसने पूछा, क्या वह अंदर है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अवनी ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना ही सामान है। महेश ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, फिर तो आप गाड़ी के अंदर जाकर मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं वह सारे गिफ्ट्स जो आपकी माँ ने आपके पुराने पेरेंट्स को देने के लिए कहा था वह दे देता हूँ और आपका इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कह देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे। इतना कहकर महेश ने जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला अवनी के बैठने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड गाड़ी का दरवाज़ा पूरी तरह से बाहर आ गया। उसे ट्रक में बहुत बुरी तरह से गाड़ी ने इफेक्ट किया था। मेहता परिवार जो अभी अभी बाहर आया था उसने पूरा सीन देखा। जीविका सामने का सीन देखकर बहुत खुश हो गई और अपने आप से मन में सोचा, यह किस तरह का कचरा का ढेर है? क्या है वह दरवाज़ा किसी पेपर वगैरह का बना है? किस तरह का ड्राइवर है वह जो इस तरह के कचरे के ढेर को चला रहा है? क्या अवनी की असली फैमिली सच में इतनी गरीब है? मीना ने जब ड्राइवर को अवनी को लेने के लिए आए हुए देखा तो उसे लगा कि क्या उसके पेरेंट्स में इतनी भी डिग्निटी नहीं है कि पहली बार अपनी बेटी को लेने के लिए खुद आए। लेकिन एक सेकंड, क्या उसके पेरेंट्स गरीब नहीं हैं? शायद उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने किसी दोस्त को टूटी हुई कार में भेजा ताकि उन्हें उनकी बेइज्जती न हो। वहीं मदन ने भी उसे ड्राइवर को देखा जिसने सूट पहना हुआ था, मगर उसका सूट पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके लुक्स को देखकर वह उम्र में काफ़ी बड़ा लग रहा था। वह अवनी का भाई नहीं हो सकता। क्या वह अवनी का फादर है? शायद उसने किसी भंगार वाले से यह चलती फिरती गाड़ी ले ली ताकि शो ऑफ कर सके कि उसके पास भी गाड़ी है। लेकिन यह सच है कि वह बिल्कुल काम का नहीं है और ना ही उसे इतनी अमीर फैमिली के सामने यह नाटक करने की ज़रूरत है। भले ही गाड़ी के सामने रोल्स रॉयस का लोगो था, मगर मदन ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में रोल्स रॉयस का यह मॉडल नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि वह लोगो फेक होगा। गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद चेक करने में महेश के कपड़े गंदे हो गए थे। जैसे ही उसने मेहता परिवार के लोगों को मैंसन से बाहर आते हुए देखा, उसने गाड़ी की डिक्की से गिफ्ट बॉक्सेस निकाले जो उसके सिर में मेहता परिवार को देने के लिए थे। लेकिन बदकिस्मती से उसे एक्सीडेंट की वजह से कुछ गिफ्ट बॉक्सेस पर चपटे हो गए थे जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। शायद आप मिस्टर मेहता हैं? ड्राइवर ने मदन के पास जाकर उन बॉक्स को पोलाइटली देते हुए कहा। यह बस छोटे से गिफ्ट हैं यंग लेडी के पेरेंट्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप इसे रख लीजिए। आप लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मदन ने हिचकिचाते हुए मना करते हुए कहा। अवनी हमारी बेटी है। हमें आपके गिफ्ट नहीं चाहिए। बस उसे उसके घर ले जाइए। उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही होगी। मीना ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा और महेश को बिना एक नज़र देखे अंदर जाने लगी। उसने अपने मन ही मन सोचा, इस तरह के पिचके हुए गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर अच्छा कुछ कैसे हो सकता है? हमें उसके जैसे कचरे के ढेर की ज़रूरत नहीं है। जीविका ने अपनी सरकास्टिक स्माइल को किसी तरह कंट्रोल किया और मीना के पीछे पीछे चली गई। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अवनी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स इतने गरीब होंगे, मगर वह बहुत खुश थी। मेहता परिवार के नौकर भी अब और गरीब नज़रों से हुए ड्राइवर महेश और उसके गिफ्ट को देख रहे थे। सिर्फ मदन ही वहाँ पर खड़ा था और उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा,
सेफ जर्नी। मैं यह गिफ्ट नहीं ले सकता। आप प्लीज़ इन्हें अपने मालिक को वापस दे दीजिएगा। महेश समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसके बॉस ने पक्का कहा था कि वह मेक श्योर करे कि मेहता परिवार यह गिफ्ट ले ले, लेकिन मदन की बातों का मतलब था कि अवनी और मेहता परिवार का हिस्सा नहीं है, और वह एक बार अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास चली जाए तो उसका मेहता परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। मिस्टर मेहता, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए इन गिफ्ट को, ड्राइवर महेश उनसे कहना चाहते थे। इन बॉक्सेस के अंदर कई लग्जरियस विला के पेपर्स, मॉल के पेपर्स और 2-3 बैंक कार्ड्स हैं जिनमें करोड़ों रुपए हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जिन्हें कहीं से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन वह बस मदन को अंदर जाता हुआ देखता रहे तो वह कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ चुप हो गए। लगता है कोई भी सचमुच मिस कपूर को पसंद नहीं करता, महेश ने मन ही मन सोचा। अवनी ने कैजुअली गाड़ी के दरवाजे को वापस अपनी जगह पर लगाते हुए बोली, चलिए चलते हैं। उस गाड़ी में बैठते हुए देखकर महेश हैरान हो गया। क्या मिस कपूर ने सचमुच खुद गाड़ी का दरवाज़ा फिक्स कर लिया है? लेकिन वह ऐसे कैसे कर सकती हैं? गाड़ी के अंदर बैठी हुई अवनी कैजुअली खिड़की के बाहर देख रही थी और बाहर के नज़ारों का मज़ा ले रही थी। महेश अंकल रियर व्यू मिरर से कभी कभी उसे देख ले रहे थे, और जितना वह उसकी तरफ देखते उतना उन्हें अपनी मैडम की याद आती, क्योंकि उनकी मैडम भी बिल्कुल इसी तरह दिखती थी। क्या हम गांव में नहीं जा रहे हैं? अवनी ने अचानक ड्राइवर की तरफ देखते हुए पूछा, जिससे ड्राइवर अपने होश में वापस आया। उसने कहा, वह तो सर का होम टाउन है, लेकिन उनका घर तो साउथ मुंबई में है। मदन इतने सालों से मेहनत करता आया था और इतना पैसा कमाने के बाद भी वह अभी तक इस काबिल नहीं हो पाया कि वह साउथ मुंबई में अपने लिए एक घर ले पाए। अगर देश के अमीर लोगों से मदन की कंपैरिजन की जाए तो वह उनके आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन गरीब लोगों से कंपैरिजन करने में वह काफ़ी अमीर था। उसकी पर्सनल वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ की कीमत कुल मिलाकर 100 करोड़ के आसपास होगी। इसकी वजह से ही उसकी वाइफ मीना इतनी एरोगेंट है और दूसरों को नीचे समझती है। वहीं जीविका अपने रूम में आई और इसी खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन जो उसने बाहर देखा उसे वह शॉक हो गई। मॉम, वह गाड़ी उनका है क्या? मीना ने उसकी नज़र का पीछा किया और बोली, जी भी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आपसे और आज के बाद से तुम्हारा और अवनी का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम आज से उसके अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं करोगी। तुम उसके नंबर को भी ब्लॉक करके डिलीट कर दो। अगर वह तुमसे पैसे लेने की कोशिश करें तो तुम बहाना बना देना। तुम उसे कोई पैसे नहीं दोगी, समझी? नहीं मॉम, मेरा मतलब था कि उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उन्हें देखकर लग रहा है कि वह लोग भी शहर से ही हैं, कोई गांव से नहीं। और उसके अलावा वह काफ़ी अलग तरह का नंबर प्लेट है, जैसे स्पेशली बनाया गया हो। मीना ने उन लोगों की गाड़ी और नंबर प्लेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जीविका की बात सुनने के बाद उसने हंसते हुए कहा, जीवी, तुम्हें पता है ना कि यह किसी भी नंबर प्लेट पर स्पेशल नंबर अमीर लोगों को ही मिलता है। अवनी के परिवार पास के किसी गांव में रहते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। उसकी टूटी फूटी गाड़ी पर एक अच्छा नंबर प्लेट कैसे हो सकता है? वहीं जब ड्राइवर महेश ने अवनी को बताया कि उसके पेरेंट्स साउथ मुंबई में रहते हैं तो वह हैरान हो गई। वहाँ घर लेना काफ़ी बड़ी बात थी। क्या हम पहले सिटी हॉस्पिटल चल सकते हैं? सिटी हॉस्पिटल साउथ मुंबई से ज़्यादा दूरी पर नहीं था और वहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता था। अवनी, मिस, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? महेश ने पैनिक होते हुए कहा। अगर नहीं तो मैं जल्दी घर चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं मेहता परिवार की दादी माँ से मिलना चाहती हूँ। पूरे मेहता परिवार में सिर्फ लक्ष्मी मेहता ही ऐसे इंसान थी जो सच में उससे प्यार करती थी। जब उन्हें पता चला कि अवनी उनकी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर नहीं है तो यह खबर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। महेश ने उम्मीद नहीं की थी कि अवनी इतनी अच्छी बच्ची होगी, इसलिए उसने उसकी रिक्वेस्ट मानते हुए उसे अस्पताल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उसके मन में अवनी का इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा बन चुका था। 10 मिनट बाद महेश अंकल ने गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रोक दी तो अवनी बोली, प्लीज़ आपको यहीं आसपास कहीं मेरा इंतज़ार करना चाहिए। जी ज़रूर, महेश ने जवाब दिया।
वहीं सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 301 में एक बूढ़ी औरत जिनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे वह लेटी हुई थी। लंबी बीमारी के कारण उनका चेहरा मुरझा गया था और वह बहुत पतली हो गई थी। अवनी अंदर आई तो वह अभी भी गहरी नींद में थी और उसकी आंखें बंद थी। उनका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उनके रिंकल्स और चेहरे की उदासी बता रही थी कि वह कितनी नाखुश हैं। अवनी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास गई और उन्हें देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसकी एनर्जेटिक दादी माँ इस तरह कैसे हो गई हैं? अनु, एक यंग डॉक्टर उन्हें पेशेंट को अंदर चेक करने के लिए आए तो उन्हें देखते हुए कहा, तुम टाइम पर आई हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर उसने अपना सिर उठाकर अवनी की तरफ देखा। उसकी अट्रैक्टिव आंखें डायरेक्ट अवनी को देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, तुम जानती हो ना, हम करंट हार्ट डिजीज़ ट्रीटमेंट से इनके इलाज कर रहे हैं। हमने इफ़ेक्ट्स बढ़ाने के लिए डोजेज को थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ भी असर नहीं कर रहा है। तुम किसी और से बेहतर जानती हो कि इस तरह की बीमारी के अंत में इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है। इन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे अब इनके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है और वह अब जीना नहीं चाहती हैं। मुझे तो चमत्कार ही लग रहा है कि। लेकिन वह डॉक्टर अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अवनी ने अपने पर्स से एक छोटा सा बोतल निकाल कर उसकी तरफ फेंका, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी लक्ष्मी दादी पर बनी हुई थी। क्रूशियल स्ट्रेंथ। राघव ने बहुत मुश्किल से दवाई का नाम सुना तो वह शौक में चला गया और फिर बहुत मुश्किल से अपने होश में आया। उसने पूछा, अनु, तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्या यह वह मिस्टीरियस ड्रग नहीं है जो पिछले कुछ टाइम से ब्लैक मार्केट में तहलका मचा रहा है? कि यह हार्ट पेशेंट्स पर चमत्कार की तरह काम करती है? सिर्फ एक पिल की कीमत लाखों में है, लेकिन इसका ऊंचा दाम ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह चीज़ सुपर रेयर है। सिर्फ एक पिल का ऑप्शन हर महीने होता है। तो अनु को इतनी रेयर आइटम मिली कहाँ से? उस मेहता परिवार में तुम्हें कितनी बुरी तरह ट्रीट किया। मुझे तो लगता है कि तुमने उनके लिए बहुत कुछ कर लिया है। इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते कहते राघव रुक गया, क्योंकि अवनी बहुत ही खतरनाक नज़रों से उसे घूर रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उनका खुद का बेटा, उनका खुद का खून भी इनका उतना ध्यान नहीं रखता जितना तुम रखती हो। 6 महीने पहले राघव एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और सिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आया था। उसका परिवार सालों से मेडिकल फील्ड में था और उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी की जाती थी, जिसकी वजह से वह थोड़ा एरोगेंट और कोकी हो गया था। लेकिन जब वह अवनी से मिला तब जाकर यह एहसास हुआ कि उससे भी बेहतर कोई है। एक बार जब वह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस स्टडी कर रहा था तो वह कई रातों तक सोया नहीं था उस केस को स्टडी करते हुए, लेकिन फिर भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अवनी ने सिर्फ एक बार उस फाइल को देखा और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कुछ ही सेंटेंसेस में उसे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दिया। एक बार और अवनी ने सिर्फ ग्रेजुअली एक पेशेंट के चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन को देखा और कह दिया कि उस पेशेंट को लंग कैंसर है, जबकि इसका अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था। ऐसे कई इंसिडेंट्स राघव और अवनी के बीच हो चुके थे और वह सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी के इंसिडेंट को एडमायर करता था। एक औरत जो पहले से ही मौत के कगार पर है। अवनी हर बार उसे मौत के मुंह से खींच कर ले आती है। अगर वह कोशिश करता तो लक्ष्मी जी को बचा नहीं पाता। अवनी को देखकर लगता है कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वह हमेशा उसे शौक करती रहती है, जिससे धीरे धीरे उसका एरोगेंस टूट कर बिखर चुका है। इन 6 महीनों की इंटर्नशिप में राघव ने अवनी के चमत्कारों के अलावा यह भी अपनी आंखों से देखा है कि मेहता परिवार उसे कितनी बुरी तरह नेगलेक्ट कर देता है, जिससे राघव को बहुत बुरा लगता है और जल्दी वह दोनों दोस्त बन गए। वह जानता था कि लक्ष्मी जी के कंडीशन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन उनकी उम्र और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वह सर्जरी नहीं करवा पाएंगे। अब अवनी ने जब उन्हें क्रूशियल स्ट्रेंथ दे दी है तो उसे उम्मीद है कि उनकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, वरना वह किसी भी वक्त मर सकती थी। लेकिन मेहता परिवार में से किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी।
उन्हें बस यही लगता था कि हॉस्पिटल के बिल्स भर देने से और लक्ष्मी जी को एक्सपेंसिव वार्ड में रख देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अगर मेहता परिवार इनका ध्यान रखना चाहता तो वह लोग पक्का इन पर कुछ लाख रुपए भी खर्च नहीं करते। ऑल राइट, इन पर अच्छे से नज़र रखना। अवनी ने अपनी लक्ष्मी दादी की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, दादी मुझे जाना होगा। वह यहाँ ज़्यादा देर रह नहीं सकती थी। अगर लक्ष्मी दादी उठ गईं और उन्होंने उसे देख लिया तो वह और उदास हो जाएंगी। अगर उनकी कंडीशन और बिगड़ गई तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। राघव ने उसे देखा और धीरे से बोला, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। अवनी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और अपनी दादी की तरफ देखा। भले ही उसे बहुत कुछ कहना था और बहुत बातें करनी थी अपनी दादी से, लेकिन वह फिर भी रूम नंबर 301 से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर और नर्स आसपास भाग रहे थे और वे बहुत बेचैन थे। क्या हो रहा है? देवेंद्र जी की कंडीशन अचानक से इतनी सीरियस कैसे हो गई? वह कई दिनों से अपनी दवाइयाँ लेने से मना कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि उनका पोता आएगा तभी वह दवाई लेंगे। क्या बकवास है। जैसे ही अवनी रूम नंबर 301 से निकली वह किसी एक डॉक्टर से टकरा गई। उन लोगों को रूम नंबर 306 की तरफ भागता हुआ देखकर अवनी भी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक 70-75 साल के ओल्ड इंसान बेड पर लेटे हुए हैं और उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने जानबूझकर अपनी दवाइयाँ बंद कर दी हैं। क्या यह अपनी जान से खेल नहीं रहे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनकी फैमिली को बता दें? उनके फैमिली मेंबर्स रास्ते में ही हैं। हमें उनके आने का इंतज़ार करना होगा और उन्हें डिसाइड करने देना होगा कि ऑपरेशन करना है या फिर नहीं। अवनी जो रूम नंबर 306 के दरवाजे पर शांति से खड़ी थी, उसने धीरे से कहा, जब तक उनकी फैमिली यहाँ आएगी तब तक यह ऑलरेडी इतनी सिचुएशन ख़राब हो चुकी होगी कि बचाया नहीं जा सकेगा। जो डॉक्टर पूरी तरह से पैनिक हो चुके थे, उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ पर एक यंग लड़की खड़ी थी जो लगभग 19 साल की होगी और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल ब्राइट और क्लियर थी और नज़रें सख्त थी। छोटी बच्ची, तुम्हें क्या पता है? एक मेल डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक बच्ची है। यह उनकी हालत बहुत सीरियस है। अगर हम श्योर होते तो हम अभी उन्हें बचा लेते, मगर लोग उनकी फैमिली का इंतज़ार सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अवनी ने एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखा और कैजुअली पूछा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, क्या यह इतनी सीरियस बात है? क्या तुम इन्हें देखकर बता सकती हो कि इन्हें कौन सी डिजीज़ है? वह डॉक्टर हैरान हो गया और एक फीमेल डॉक्टर जो थोड़ी उम्र में बड़ी थी वह भी हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या इस बच्ची को मेडिसिन आता है? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि यह रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यह किस तरह की डिजीज़ है। इसमें एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की ज़रूरत होती है और जहाँ तक बात रही, यह उनकी पहली बार नहीं होगी जब वह सर्जरी करवाएंगे, उस मेल डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। अवनी ने अपना सर उठाकर उन्हें देखा। इनको कई सारी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने ठीक से इनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह से ही इन्फेक्शन और प्रीवियस ईयर लीक हुआ है। उसकी बातें सुनकर सारे डॉक्टर्स हैरान हो गए। क्या यह छोटी लड़की सचमुच मेडिसिन जानती है? इससे प्रीवियस ईयर के बारे में पता है? बेड पर लेटे हुए ओल्ड इंसान ने अपनी दवाइयाँ अपने मन से बंद कर दी थी, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स उन्हें नहीं हो पाए और इन्फेक्शन और प्रॉब्लम लेकर हो गया। तुम लोग एक छोटी बच्ची के साथ बहस क्यों कर रहे हो? कितना वक्त लगेगा पेशेंट की फैमिली को यहाँ आने में? जिस उम्र दराज डॉक्टर ने कहा, उनका नाम विजय था, जो यहाँ के मोस्ट सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने काफ़ी अथॉरिटी के साथ बात कही। डॉक्टर विजय। उन्हें बात करता हुआ देखकर रूम के सारे डॉक्टर्स डर जरूर गए, लेकिन फाइनली किसी ने हिम्मत इकट्ठा करके कहा, उनकी फैमिली रास्ते में ही है। वह लोग 20 मिनट्स के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर विजय ने अपने दिमाग में ही कैलकुलेट किया। देवेंद्र जी 20 मिनट्स तक और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अमेरिका में और अलग अलग देशों में कई सारे रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाई हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें इन्फेक्शंस या फिर वाल्व लीक हो जाते हैं,
जिसकी वजह से उन्हें एक और रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ती है। इस बार भी उनके साथ यही हुआ है कि उनकी सर्जरी के बाद जैसे ही वह इंडिया लौटे, जल्दी ही उनके घाव में इन्फेक्शन हो गया और वाल्व वापस से लीक करना शुरू हो गया, जिसके लिए आगे की प्रोसीजर के लिए वह अब्रॉड नहीं जा सके। इसलिए उन्हें इसी शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया है। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर का कार्डियक सर्जरी में काफ़ी नाम था पूरे देश में, और डॉक्टर विजय की सर्जरी स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने ही इस बार भी देवेंद्र जी का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के ठीक के बाद ही देवेंद्र जी को फिर से इन्फेक्शन हो गया और फिर उन्हें एक और सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। अब उनकी कंडीशन और बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। भले ही थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उनके सिम्टम्स कंट्रोल में हैं, लेकिन इस वक्त उनके जो सिम्टम्स हैं वह हार्ट फेलियर के निशान दिखा रहे हैं। और कुछ रिसेंट एग्जामिनेशन से डॉक्टर विजय को यह भी पता है कि देवेंद्र जी की हालत बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस 10% से भी कम हैं। इसलिए वह लोग इस वक्त उनकी फैमिली के आने का इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अगर फैमिली ने कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया तो सारे डॉक्टर सर्जरी कर सकते थे। भले ही वह पेशेंट को बचा नहीं पाए तो उन पर जिम्मेदारी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। लेकिन इस वक्त देवेंद्र जी की करंट कंडीशन को देखकर कोई भी उनकी फैमिली के आने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। अगर इसी वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वह ठीक 10 मिनट में अपनी सांस लेना बंद कर सकते थे। डॉक्टर विजय, क्या हमें उनकी फैमिली के आने का इंतज़ार करना चाहिए? तान्या, जो एक यंग फिजिशियन थी, उसने कहा। अगर हमने बिना अथॉरिटी की परमिशन के सर्जरी शुरू की और कुछ गलत हो गया तो मिस्टर सिंघानिया हमें जान से मार देंगे। अगर उन्होंने इस वक्त देवेंद्र जी को नहीं बचाया तो वह मर सकते थे। मुझे लगता है कि हम एक ट्राई करके उनकी पल्स को स्टेबलाइज करना चाहिए, उनके हार्ट में एक इंजेक्शन देकर, और तब तक यह स्टेबल हो जाएंगे तो हम उनके फैमिली की परमिशन ले सकते हैं, तान्या ने फिर से कहा। दूसरे डॉक्टर्स के पास भी कोई अच्छा आइडिया नहीं था, इसलिए वह लोग डॉक्टर विजय की परमिशन का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर विजय को अपनी जगह से ना हिलता देख तान्या ने एक नर्स को इशारा किया, जाओ जाकर मेडिसिन तैयार करो। वह नर्स मेडिसिन लेने ही वाली थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर खड़ी अवनी फिर बोली, अगर तुम लोगों ने उन्हें यह इंजेक्शन इस वक्त दिया तो वह पक्का मर जाएंगे। जैसे ही वह मेडिसिन देवेंद्र जी की बॉडी में जाएगी, कोई भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि देवेंद्र जी की अभी की फिजिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वह इतनी हाई डोज के शॉक के इफ़ेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और उसे इंजेक्शन के शरीर के अंदर जाते ही आधे घंटे के अंदर ही वह सांस लेना बंद कर देंगे और कोई भी उन्हें किसी तरह नहीं बचा पाएगा। हो कौन तुम? यहाँ से दूर रहो, हम बहुत बिजी हैं और हमारे पास बातें करने का वक्त नहीं है। सामने खड़ी लड़की को देखकर तान्या शुरू से ही चिड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि यह लड़की परेशानी खड़ी करने आई है। बेकार डॉक्टर्स। अवनी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने छोटा सा शब्द कहा और वहाँ से जाने लगी। लेकिन यह बात तान्या ने सुन ली और वह बोली, तुम होती कौन हो हमें बेकार डॉक्टर कहने वाली? वहीं रुक जाओ। तान्या, देखो, एक छोटी लड़की के साथ लड़ाई शुरू मत करो। देवेंद्र जी की कंडीशन इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी दूसरे डॉक्टर ने एडवाइस दी। उसने मुझे बेकार कहा। तान्या बहुत गुस्से में थी और अवनी की तरफ देखते हुए उसकी आंखें जल रही थी। वह डॉक्टर के ग्रुप में सबसे ज़्यादा यंग और टैलेंटेड फिजिशियन थी, जिसे कई अवार्ड जीते थे और उसकी हमेशा ही तारीफ होती रहती थी। यह छोटी सी लड़की उसकी मेडिकल स्किल्स पर सवाल उठा रही है। वह अभी बच्ची है, उसे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। तुम मुझसे क्यों परेशान हो रही हो? एक डॉक्टर ने बेचैन होकर कहा। वह इस वक्त सबसे ज़्यादा यह सोचकर परेशान थे कि यहाँ बेड पर लेटे हुए पेशेंट की कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए। वह लोग इस पेशेंट को हॉस्पिटल में मरने नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान की जान भी जाएगी। इस वक्त ना वह लोग ऑपरेशन कर सकते थे और ना ही उन्हें इस तरह मरने के लिए छोड़ सकते थे। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वह था या तो बेहोशी का इंजेक्शन या फिर हार्ट शूटिंग इंजेक्शंस। तुमने किसे बेकार डॉक्टर कहा? तान्या अभी भी अवनी को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और वह उसके सामने जाकर बोली, चलो मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हारे अलावा और किसे बेकार डॉक्टर कहूँगी?
अवनी तान्या की तरफ देख रही थी, मगर वह इस छोटी डॉक्टर को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही थी। तुम? तान्या इतने गुस्से में थी कि वह पागल होने वाली थी। अवनी ने अपने हाथों को फोल्ड किया और कैजुअली बोली, इस पॉइंट पर सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है। सर्जरी? जितना तुम बोल रही हो उतना आसान है क्या? तान्या ने गुस्से में हंसते हुए कहा, जो यहाँ पेशेंट लेटा हुआ है ना, उसकी पहले ही 4 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं। कोई भी हार्ट मसल्स ऐसी नहीं बची है जिनका ऑपरेशन ना किया गया हो। इसमें कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इनकी 5वीं बार सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाए। भूल जाओ तान्या। वह मेल डॉक्टर सब कुछ शांत करना चाहता था, लेकिन अब तक तान्या का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इस पेशेंट की कंडीशन आज से पहले मेडिकल हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई है, डोमेस्टिक में भी नहीं और ना ही इंटरनेशनली। तुम यह कह सकती हो कि उनकी कंडीशन बहुत ही रेयर है और अब तक पहली बार किसी की हुई है। तान्या ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास भी है कि उनकी सर्जरी करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है? हमने कई सारे जाने माने हार्ट सर्जन्स को कंसल्ट किया, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, लेकिन किसी के पास भी इनका इलाज नहीं है। अवनी ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, इसलिए क्योंकि तुम बेकार हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें बचा सकती हो? ओवर कॉन्फिडेंट छोटी बच्ची। तान्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो फिर कोशिश कर लो। अवनी ने पीछे लेटे हुए ओल्ड इंसान को देखा और बहुत ही कॉन्फिडेंस से कैजुअली बोली, तुम लोग मेरी सर्जरी की फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तान्या को यह बात काफ़ी फनी लग रही थी। वह बोली, यह जो है लेटे हैं ना, कोई आम इंसान नहीं है। कितना भी पैसा हो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर तुम उनकी जान बचा सकती हो तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगूंगी और तुम्हें भगवान कहूंगी। अवनी ने एक आईब्रो उठाई और कहा, ऑलरेडी तुमने ही कहा है तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो। अवनी ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और बोली, क्या तुमने अपना हाई स्कूल भी खत्म किया है? क्या तुम्हें पता है कि हार्ट होता कहाँ है? सर्जरी एक चाकू लेकर इधर उधर कट लगाने को नहीं कहते। क्या तुम्हें यह लगता है कि यह रेस्टोरेंट में बैठकर एक स्टीक को कट करने जैसा है, जिसे तुम कैसे भी कर सकती हो? मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हो। अभी माफ़ी मांगो और निकल जाओ यहाँ से, तो मैं भी इस बात को भूल जाऊंगी और सोचूंगी कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। अवनी ने तान्या के वर्क बैज को देखा और काफ़ी सख्त एक्सप्रेशंस के साथ कहा, तुम कार्डियोलॉजी में एसोसिएट फिजिशियन हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि आर्टिफिशियल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे परफॉर्म करते हैं, और तुम यह चाहती हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? तुम्हें एक डॉक्टर कहना ही डॉक्टर शब्द की बेइज्जती है। क्या तुम लोगों ने सुना कि शैतान लड़की ने क्या कहा? तान्या गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। तभी एक दूसरी फीमेल डॉक्टर ने अपने आप से कहा, उसे एक्चुअली पता है कि आर्टिफिशियल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। इतनी प्रोफेशनल टर्म इतनी छोटी सी लड़की के मुंह से सुनकर वह लोग हैरान थे। क्या उसे सचमुच मेडिसिन की नॉलेज है? कुछ मेल डॉक्टर्स को भी यह रियलाइज हुआ और वह अवनी को हैरानी और शौक से देखने लगे और धीरे से तान्या से बोले, क्यों ना हम इसे ही ट्राई करें, शायद इसके पास कोई रास्ता हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम एक्चुअली इस छोटी लड़की की बातों पर भरोसा कर रहे हो? तान्या अपनी बात खत्म कर पाती तभी उसने दूसरे डॉक्टर की आवाज़ सुनी, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सारा दोष उसके ऊपर डाल सकते हैं। यह हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं है। तान्या ने पीछे मुड़कर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि यह लड़की कितनी उम्र की है? अगर कुछ भी हुआ तो ऐसे ही किसी अनजान को सर्जरी करने देने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या तुम लोगों को लगता है कि यह छोटी सी लड़की सर्जरी कर पाएगी? फिर उसने मुड़कर अवनी को देखा और बहुत ही गुस्से में बोली, अगर इसे सचमुच इस चीज़ की कोई नॉलेज होती तो अब तक फेमस हो चुकी होती और वह इस जगह को चला रही होती। क्या हमारी इस जगह पर होने की ज़रूरत भी होती? एक मेल डॉक्टर ने हेल्पलेस होकर कहा, मगर इस वक्त हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है। हो सकता है सक्सेसफुल भी हो। एक फीमेल डॉक्टर ने केयरफुल सजेशन दिया, हमें डॉक्टर राघव से उनके ओपिनियन के बारे में पूछना चाहिए। पूरे अस्पताल में डॉक्टर राघव एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर माने जाते थे, लेकिन डॉक्टर राघव हमेशा अपने मन की करते हैं
और देवेंद्र जी उनके पेशेंट नहीं हैं, तो वह हमारी मदद के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। तान्या भी यह बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वह डॉक्टर राघव के पास कभी मदद के लिए नहीं जाती थी। डॉक्टर राघव बहुत गुस्से वाले थे और अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वह किसी के सामने बिना किसी परवाह के बेइज्जत कर सकते थे। अब हमें क्या करना चाहिए? उन सारे डॉक्टर्स की आवाज़ ज़्यादा भारी नहीं थी, मगर वार्ड के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे थे और आपस में बातें करने लगे थे। डॉक्टर विजय को डर था कि यह सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उसने अवनी को कहा, मिस, यह ऑपरेशन बहुत ही सीरियसली कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे जैसे एक्सपर्ट प्रोफेसर जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, वह भी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। देवेंद्र जी की करंट कंडीशन को जीनियस डॉक्टर मीक के अलावा कोई भी उन्हें इस ऑपरेशन में ज़िंदा नहीं बचा सकता। ऐसी बात नहीं है कि हम ऑपरेशन करना नहीं चाहते, बस बात यह है कि हम उसके काबिल नहीं हैं, इसलिए हम मदद नहीं कर पाएंगे। उस पेशेंट को बेसिक इंजेक्शन देना और थोड़ी देर के लिए शांत करना ही इस वक्त कर सकते हैं। जब तक उनकी फैमिली जाकर कंसेंट फॉर्म पर साइन ना कर दे, तब जाकर हम उनके ट्रीटमेंट पर फोकस कर पाएंगे। यहाँ पर खड़ा हर एक डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया के इन्फ्लुएंस से डरा हुआ था। वह लोग बिना उसकी मर्जी के देवेंद्र जी को उंगली तक नहीं हिला सकते थे। क्या आपने कहा कि यह सक्सेसफुल सर्जरी हो जाने पर पैसे मिलेंगे? अवनी ने अचानक पूछा। हाँ, डॉक्टर विजय थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी जवाब दिया, ऑफ कोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवेंद्र जी को कौन बचाएगा, लेकिन अगर वह सेफ होते हैं तो पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अवनी ने मेहता फैमिली के लिए अपनी स्किल्स की मदद से बहुत सारा पैसा कमाया था, मगर वह सब कुछ मेहता फैमिली के पॉकेट में चला गया और उसके ऊपर से लक्ष्मी दादी के मेडिकल फीस, जिसकी वजह से अवनी ने लगभग अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी। अगर वह इस छोटी सी सर्जरी से पैसे कमा सकती है तो यह एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। डॉक्टर विजय ने अवनी की उन चमकती हुई आंखों में कॉन्फिडेंस देखा और उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, तुम सचमुच मेडिसिन जानती हो? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, स्काल्पल हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इन्हें कैसे बचाने के बारे में सोच रही हो? ऑफ कोर्स, एक हार्ट बेसल रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म करके, मगर मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पर डॉक्टर राघव चाहिए होंगे। यह सुनकर तान्या बोली, तुम्हें लगता क्या है कि तुम हो कौन? तुम्हें पता भी है डॉक्टर राघव है कौन? हम उन्हें यहाँ एक बार मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन वह तुम्हारे असिस्टेंट बनेंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इंसान नहीं, पंछी हूँ जो हवा में उड़ूंगी। इतना कहकर वह डॉक्टर विजय की तरफ मुड़ी और बोली, डॉक्टर विजय, इसके ऊपर टाइम बर्बाद करना बंद कीजिए, हमें जल्दी है। अभी के लिए डॉक्टर पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उन्हें शांत कर दें। और फिर उसने एक नर्स को आदेश दिया, जाओ और जाकर मेडिसिन लाओ और सिक्योरिटी को बुलाओ ताकि इस पागल लड़की को यहाँ से लेकर जाए। वह नर्स बाहर जाने ही वाली थी, तभी रास्ते में वह राघव से टकरा गई और उसने सारी सिचुएशन जल्दी से समझाई। राघव वहाँ आए और जल्दी ही सबको एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, कौन मुझे ढूंढ रहा था? सबने उस तरफ देखा और वहाँ राघव थे, जिन्हें देखकर सब हैरान हो गए। एक नर्स राघव को यहाँ लेकर कैसे आई? डॉक्टर राघव, जो बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स की एक बात नहीं सुनते थे, वह यहाँ एक नर्स के बुलाने पर कैसे आ गए? डॉक्टर राघव, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। तान्या ने इस मौके का फ़ायदा अवनी को एम्बारस करने के लिए उठाना चाहा। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, यह चाहती है कि आप इसके असिस्टेंट बने। यह सुनकर राघव ने अवनी की तरफ देखा जो वहीं खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे किसी की भी बातों से उसे कोई फर्क न पड़ता हो। उसने घूर कर तान्या को देखा। साफ था कि उसे तान्या बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने तान्या को इग्नोर करते हुए बाकी सबसे पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? लेकिन बाकी कुछ बोलते उससे पहले ही तान्या ने जल्दी जल्दी स्थिति समझाना शुरू कर दिया और जानबूझकर वह हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और आखिर में उसने अपने बाल कान के पीछे किया ताकि उसका सुंदर चेहरा राघव को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। आखिर में वह बोली, मैंने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा, ना इस देश में और ना अब्रॉड में, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अवनी के लिए राघव ने यह मुश्किल काम ले लिया और बिना एक्सप्रेशन के बोला, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर राघव, आप इस बेवकूफ़ लड़की की तरह जल्दबाजी में फैसला कैसे ले सकते हैं?
तान्या डॉक्टर राघव के फैसले से हैरान हो गई और बोली, इस वक्त ऑपरेशन करना मतलब सक्सेस रेट 10% से भी कम है और वह जो पेशेंट है उसमें काफ़ी इन्फ्लामेशन है। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। राघव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह बोला, अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर राघव, मैं जिम्मेदारी लूँगा। सारे डॉक्टर्स हैरान हो गए। क्या डॉक्टर राघव अवनी जैसी छोटी लड़की के साथ जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? उनसे बिना कुछ कहे राघव ने अवनी की तरफ देखा और बोला, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह अवनी को ऑपरेशन रूम में ले जाने लगा। अवनी जब तान्या के पास से गुजरी तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर डॉक्टर राघव मेरे असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गए तो तुम पंछी की तरह उड़ोगी? चलो उड़कर दिखाओ। तुम सच यह था कि उसने सचमुच यह बात कही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर राघव जैसा एरोगेंट इंसान अवनी का असिस्टेंट बनने के लिए मान जाएगा। वह इतना एरोगेंट है, लेकिन अचानक से उसने अपना एटीट्यूड क्यों बदल दिया? क्या वह अवनी की खूबसूरती में पागल हो गया है? तभी अवनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भूलना मत जो तुमने कहा था। मैंने क्या कहा था? अचानक तान्या को याद आया कि उसने कहा था कि अगर तुमने देवेंद्र जी को बचा लिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर तुम्हें भगवान कहूँगी। मगर मुझे डाउट है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, और अगर पेशेंट को तुमने मार दिया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अवनी हंसी और उसकी खूबसूरत आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। वह बोली, तुम मुझे भगवान कहोगी, मगर मुझे तुम जैसा भक्त नहीं चाहिए। तुम घुटने पर बैठना मत भूलना। इतना कहकर अवनी राघव के साथ चली गई। उसे जाते हुए देखकर तान्या और तेजी से चिल्लाई, अगर तुमने देवेंद्र जी को बचा लिया तो मैं डिप्टी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दूंगी। और फिर उसने अपने बैच की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारे अंदर क्षमता है या नहीं जीतने की। जब आगे चल रहे राघव ने यह सारी बातें सुनी तो उसने आराम से अवनी से पूछा, तुमने उसके साथ बहस क्यों शुरू की? वह काफ़ी एरोगेंट है। यह बात बिल्कुल सही थी कि तान्या को यह बात पता लगने का समय आ गया था कि दुनिया में कोई उससे भी बेहतर है। देवेंद्र जी को 2 नर्सेज ऑपरेशन रूम में ले गईं और वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ही वार्ड में बच गए। वे सारे लोग पागल हो गए हैं। देवेंद्र जी की स्थिति कितनी ख़राब है और उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है डॉक्टर राघव बहुत यंग है और उन्हें यह पता नहीं है कि ऑपरेशन फेल होने और देवेंद्र जी की मौत का क्या अंजाम होगा। यह सिर्फ प्रेस्टीज है और कैरियर की बात नहीं है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन सब की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर विजय, क्या हम सीरियसली इस सब को नहीं रोकने वाले हैं? हम किसी पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। हम कैसे देवेंद्र सिंघानिया जैसे हाई स्टेटस वाले इंसान की ज़िंदगी के साथ रिस्क ले सकते हैं? डॉक्टर विजय, आपको कुछ कहना होगा। हाँ, हमें अभी के अभी उन्हें रोकना होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है। वहीं फीमेल डायरेक्टर, जिसमें थोड़ी सी उम्मीद थी, बोली, डॉक्टर राघव एक मेडिकल जीनियस हैं। उनके परिवार से आते हैं। भले ही वह अभी तक कोई इंटरनेशनल नाम नहीं बना पाए हैं, मगर फिर भी उनके आसपास होने की वजह से चमत्कार हो सकता है। एक मेल डॉक्टर को भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी। वह भी बोले, डॉक्टर राघव को भी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने MBBS कैरियर के दौरान कितने सारे ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। उनके आसपास होने से चमत्कार हो सकता है। तुम लोग गलत सोच रहे हो। वह ऑपरेशन में सिर्फ एक छोटी सी लड़की के असिस्टेंट होंगे। वह लड़की सर्जरी करेगी। वह सिर्फ एक बच्ची है। मेडिकल फील्ड के बारे में वह कैसे कुछ जान सकती है? डॉक्टर भास्कर ने हल्के से गुस्से में कहा। डॉक्टर विजय, कुछ कहिए। डॉक्टर भास्कर, आपको किस चीज़ की चिंता है? डॉक्टर विजय ने कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह सारी जिम्मेदारी ले लेंगे। मगर जो पेशेंट है वह देवांश सिंघानिया के दादाजी हैं। अगर सर्जरी फेल हुई तो देवांश सिंघानिया हमें भी सज़ा देंगे, इसलिए क्योंकि हमने उन डॉक्टर्स को उनके दादाजी का ऑपरेशन करने से रोका नहीं। तो फिर हम यह कह देंगे कि डॉक्टर राघव ही ज़बरदस्ती ऑपरेशन करना चाहते थे और हम उन्हें रोक नहीं पाए। तान्या ने डिसाइड किया। आखिरकार डॉक्टर राघव ही थे जो उस यंग लड़की के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हुए थे। वह उस लड़की को देवेंद्र जी की असली पहचान के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर उसे पता होता तो वह इतनी हिम्मत नहीं करती। वह कैसे हिम्मत कर सकती थी अपनी जान से खेलने की?